नमस्कार दोस्तों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर एक ऐसी बहन की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हैं जो कि अपने सगे माँ बाप के लिए, अपने सगे रिश्तेदारों के लिए एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ये बहन बताती हैं कि बचपन से ही अपने परिवार के अंदर एक अबैंडन्ड चाइल्ड की तरह ये बड़ी हुई। दोस्तों, एक अबैंडन्ड चाइल्ड मतलब अपने सगे रिश्तेदारों के बीच में होने के बावजूद पूरा जीवन भर इनके साथ जैसे सौतेलों जैसा व्यवहार हुआ। और क्यों? क्योंकि ये एक लड़की के शरीर के साथ पैदा हुई थी, क्योंकि ये एक लड़की हैं। ये बताती हैं कि इनके अलावा इनके दो भाई और हैं जो दोनों इनसे छोटे हैं। 5-6 साल, 4-5 साल ऐसा कुछ फ़र्क है दोनों भाइयों का और इनके बीच में, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन इनकी माँ हमेशा इनको एक लाइबिलिटी समझती थी। इनकी माँ को इन्होंने अपने बचपन में कितनी बार कहते हुए सुना कि बेटियों का क्या है, बेटियाँ तो कर्जा हैं, जैसे तैसे करके इस कर्जे को उतारना है और इनको इनके घर भेज देना है। एक बार ये घर से निकल गई तो उसके बाद ये पीछे मुड़ करके नहीं देखती हैं, और संभालते तो बेटे ही हैं, इसीलिए बेटे ही सब कुछ होते हैं। ये बताती हैं कि बेसिक से बेसिक फरमाइश, ज़रूरत की भी फरमाइश के लिए इनके घर के अंदर इनकी माताजी मना कर देती थी। लेकिन इनके जो छोटे भाई हैं उन्होंने अगर कोई नाजायज़ रिक्वेस्ट भी कर दी है, अगर किसी चीज़ के ऊपर उंगली रख दी है, तो जैसे तैसे करके उनकी फरमाइश पूरी ज़रूर की जाएगी। तो कहने का मतलब है, बेटे और बेटी के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क जिस परिवार के अंदर होता है, ऐसे माहौल के अंदर ये पली बड़ी हुई और एक बहुत ही घुटन भरा जीवन जो है इन्होंने अपने बचपन में देखा। लेकिन एक चीज़ इनके साथ बहुत अच्छी हुई दोस्तों। इन्होंने कहा कि मैंने बचपन में ही निश्चय कर लिया था कि मैं जिस तरह से ये क्लेम करते हैं कि मैं एक लाइबिलिटी हूँ और मेरा जीवन बेकार हो जाएगा, इन्होंने कहा था कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, जिसकी वजह से मेरा अपनी पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस था। दूसरा ये बताती है कि कुछ इनको अपने पिताजी से सहयोग था। इनके पिताजी फ़र्क करना पसंद नहीं करते थे, तो पिताजी जैसे दूसरे बच्चों के साथ थे वैसे ही इनके साथ भी थे। लेकिन हम सब समझते ही हैं दोस्तों कि पिता अपने बच्चों के साथ कितना ही समय बिता पाता है, क्योंकि जनरली जो पिता होते हैं उनकी जिम्मेवारी होती है बाहर जाना, बाहर से कमाना, रिसोर्सेज की व्यवस्था परिवार के लिए, परिवार के लिए कमाने धमाने के लिए पिता को बाहर जाना होता है। और माताएं जो होती हैं, माता घर परिवार को संभालती हैं और जो पूरे घर की व्यवस्था देखती है, तो माताएं होती हैं जो बच्चों को पालती हैं। लेकिन जितना भी समय पिता का इनके साथ वो स्पेंड करते थे या घर पे होते थे, तो ये कहती पिता फ़र्क नहीं करते थे। लेकिन माँ के हर दूसरे शब्द के अंदर जैसे एक तंश जैसा मैंने अपने बचपन में जो है महसूस किया। हर एक चीज़ के अंदर पढ़ना भी चाहती थी तो उसके अंदर भी डीमोटिवेशन, उसके अंदर भी सपोर्ट नहीं करना चाहते थे। लेकिन ये कहती हैं मैं बहुत पक्की थी भाई, मुझे पढ़ना लिखना था, कुछ बनना था, मुझे था कि मैं इनको गलत साबित करूंगी, और ऐसा इन्होंने गलत साबित किया भी। दोस्तों, ये बताती हैं कि अपना ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स वगैरह की प्रिपरेशन इन्होंने करी और उसके अंदर इन्होंने ठीक ठाक मार्क्स अपने प्राप्त किए। फिर कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करके ये गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बड़े क्लास के जो बच्चे होते हैं, 11वीं 12वीं के जो बच्चे होते हैं, उनके क्लास के टीचर के रूप में जो है इनको सरकारी नौकरी मिल गई। अच्छा, ये बताते हैं कि एक और बहुत ही अच्छी चीज़ हुई इनके जीवन के अंदर, और वह अच्छी चीज़ हुई कि इनके पति के साथ विवाह हो गया। ये कहती हैं कि इनके पिताजी एक बहुत ही अच्छा काम करके गए अपने जाने से पहले। पिताजी थोड़ा पहले गुजर गए थे, तो ये बताती हैं उन्होंने ये रिश्ता मेरा जहाँ पर कराया, तो कहती हैं कि मेरे जो पति हैं ना, वो बहुत ही एक सहयोगी प्रकार की आत्मा है। कहते हैं बिल्कुल संतों वाला स्वभाव है मेरे पति का, और पति से ज़्यादा इनकी जो मित्रता और आत्मीयता जो हुई वो अपनी सासू माँ के साथ हुई। ये कहती हैं जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी ना, मुझे पता ही नहीं था कि बेटी और माँ का रिश्ता क्या होता है। कहती बेटी और माँ का रिश्ता और माँ का जो असली प्यार है वो मुझे मेरी सगी माँ ने नहीं दिया, वो तो आज भी जैसे मुझे लूट रही है, खसोट रही है, और कैसे ना कैसे अपने कामों के लिए मुझे मैनिपुलेट करती रहती है, यूज़ करती रहती है। ये कहती है मुझे माँ क्या होती है ये पता लगा जब मैं अपनी सासू माँ से मिली। शादी हुई
तो सासू माँ का थोड़ा नेचर ऐसा था कि भाई साथ में बैठ जाते हैं, थोड़ा दुख सुख कर लेते हैं, कुछ इनको वो होती हर चीज़ में सपोर्ट करना, हर चीज़ में मोटिवेट करना। ये थोड़ा जैसे एक एक्सप्रेशन में भी थी कि भाई मैं घर संभाल पाऊंगी नहीं संभाल पाऊंगी, थोड़ा वो होती थी। और एक एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई सास होएगी तो भाई फिर वो ताने मारेगी और ये सब। लेकिन कहती है मेरी सासू माँ बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, उन्होंने हर चीज़ में कहा कि बच्चे ऐसे बेटा ऐसे। फिर जैसे नौकरी करते थे तो उसके अंदर भी सपोर्ट करना कि कोई बात नहीं बेटा, ये मैं देख लूँगी वो देख लूँगी। तो एक जैसे होता है ना कि ऐसा प्रेम का माहौल आपको मिल जाए एक परिवार के अंदर जा कर के, जिसके अंदर आपका मन करे कि नहीं मुझे इस परिवार के लिए करना है, ये परिवार मेरे लिए करता है और मुझे परिवार के लिए करना है। और फिर इंसान जो है मेहनत करता है, चाहे घर का काम ही क्यों ना करना हो नौकरी करने के बाद। तो ये कहती हैं कि बहुत ही पॉजिटिव सा माहौल मुझे मिला, मुझे बहुत सपोर्ट मिला। तो मेरे को तो लगा कि भाई शादी होने के बाद जो है मेरा ज़िंदगी बदल गई, मेरा पिंडा छूटा मेरे मायके से। कहती मेरा तो मन भी नहीं करता था कि मुड़ करके मैं जाऊं जैसे फेरा लगाने के लिए और मिलने के लिए जाती। कहते नहीं, मैं अपने घर के अंदर बहुत खुश थी भाई, अपनी सास के साथ, अपने पति के साथ, अपने परिवार में मैं बहुत खुश थी। लेकिन ये कहती हैं कि मेरी माँ ये कैसे देख लेती, उनका और मेरा तो कुछ हिसाब किताब ही ऐसा है, उनको कॉम्प्लिकेशन लानी थी मेरे जीवन में। अच्छा, ये बताती हैं इनके जो पति हैं, इनके पति भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कोई उच्चाधिकारी थे, अच्छे पद के ऊपर नियुक्त थे, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब था इनके पति का। तो दोनों गवर्नमेंट जॉब करने वाले हो गए। उसके बाद इनके 2 बच्चे हो गए, वो सास ससुर हैं, परिवार है, मतलब अच्छा भरा पूरा इनका परिवार है। लेकिन ये बताती हैं कि फिर इनकी माता जी की एक डिमांड की एंट्री होती है इनकी लाइफ के अंदर। इनके 2 छोटे भाई हैं, जिन 2 छोटे भाइयों में से एक जो बड़े वाला भाई है, इनकी माता जी उनको फ़ॉरेन भेज देती हैं। फ़ॉरेन भेज देती हैं क्योंकि वो थोड़ा ठीक से पढ़े लिखे नहीं थे, ये दोनों भाइयों में से कोई भी नहीं ठीक से पढ़ा लिखा था। तो फ़ॉरेन इसलिए भेज देती हैं कि भाई फिर फ़ॉरेन जा कर के कुछ काम धंधा करेगा तो वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी होती हैं, इंसान जो है अपना जीवन जो है उसको अच्छे से बना लेता है। तो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ के देश में इनकी माता जी ने इनके छोटे भाई को भेज दिया। लेकिन ये बताती हैं कि वहाँ जाकर के भी इनका छोटा भाई सेट नहीं हो पाया, वो परेशान ही रहा। थोड़ा जो इनके छोटे जो दोनों भाई हैं, उनको इतना ज़्यादा लाड प्यार दिया था इनकी माता जी ने, जिसकी वजह से एक वो नहीं होता कि आप थोड़ी हड्डारामी हो जाती है, एक वो इसको बोलते हैं कि पैरों में ना पाँव पड़ जाती है, थोड़ा वो कामचोर प्रवृत्ति के हो जाते हैं लोग। जब सब कुछ बैठे बिठाए मिल जाए ना, ज़रूरत से ज़्यादा लाड प्यार मिले और डिसिप्लिन ना सिखाया हो, तो उससे क्या होता है कि इंसान भाई उससे क्या होता है इंसान का जीवन बल्कि ख़राब हो जाता है, इंसान थोड़ा निकट्टू बन जाता है। तो कहती दोनों भाइयों का थोड़ा नेचर ऐसा है, छोटा वाला थोड़ा ज़्यादा निकट्टू है, बड़े वाला थोड़ा कम है। तो वो जा कर के वहाँ चला तो गया। अच्छा, वहाँ भी कैसे गया, कुछ एग्ज़ाम्स की तैयारी करी थी उसने वैसे, ये बताती है कि लेकिन कुछ ऐसा था कि उनका इनके छोटे भाई का विवाह इंडिया में कराया जाता है और उनकी जो पत्नी होती है वो काफ़ी इंटेलिजेंट होती हैं, मतलब इनकी भाभी इंटेलिजेंट होती हैं। पहले वो जाती हैं फ़ॉरेन और वहाँ जा कर के 1 साल में अपने आप को सेट करती हैं और उसके बाद फिर इनका जो भाई है वो भी वहाँ चले जाते हैं और वहाँ जा कर के जो फिर अपना लाइफ जो है उसको सेट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो टू पैम्पर्ड चाइल्ड था, है ना। और शायद एक वो होता है ना कि भाई अभी जब तक माँ के आंचल में आप छुपे हुए हो तब तक तो ठीक है, लेकिन फिर जब अपनी कबीलदारी खुद आपको वो करनी पड़े, है ना, उठानी पड़े और जा कर के भाई अपनी घर की जिम्मेवारी खुद लेनी पड़े, तो शायद वो इनके ब्रदर से मैनेज नहीं हो रहा था। इनके ब्रदर का अपनी वाइफ के साथ बहुत सारे झगड़े भी होने लग गए थे, जिसकी वजह से इनका ब्रदर बहुत ज़्यादा फ़ॉरेन जा कर के परेशान था। ना उसने कोई घर बनाया था, मतलब अभी तो खैर 1-2 साल ही हुए थे, तो किराए के घर में, छोटे से घर में वहाँ पे रहा करते थे दोनों पति पत्नी, और आपस में दोनों की बिल्कुल नहीं बन रही थी, बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे थे। तो यहाँ पर इनकी माताजी ने इन लोगों को बोलना शुरू किया, इनके हस्बैंड को बोलना शुरू किया कि बेटा तुम भी क्यों नहीं फ़ॉरेन जा कर के सेट हो जाते। तो इनके पति ने कहा कि मम्मी भाई हम क्या करेंगे, हमारी अच्छी खासी नौकरी है यहाँ पे, हमें क्या करना है। तो इनके पति ने मना कर दिया और इनको भी कोई शौक़ नहीं था कि मैं इंडिया से बाहर जाके सेट हूँ। लेकिन सास बहुत ज़्यादा परस्यू करने लगी, नहीं तुम्हारे को जाना चाहिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये है वो है। अच्छा, अब उनका अपना बेटा तो सेट नहीं हो रहा और इनको कह रही कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो बेसिकली वो क्या था, उनका अपना बेटा बहुत ज़्यादा परेशान था वहाँ पे। तो इनकी सास चाहती थी कि यहाँ से अगर कोई और परिवार का सदस्य वहाँ होगा तो वो मेरे बेटे का ध्यान रख लेंगे, वो मेरे बेटे की देखरेख कर लेंगे। तो इनके पूरे जवान जहान 20-25 साल के बेटे की बेबी सिटिंग करने के लिए उनकी सास को लगता था कि कोई तो जाए, और उस समय वो खुद नहीं जा सकते थे क्योंकि अभी फाइनेंशियल कंडीशन वो ख़राब ही थी और ये था।
अच्छा, तो इनके जो पति हैं ये कहते हैं कि मेरे पति ना थोड़े इस नेचर के हैं कि चलो कोई नहीं, आपकी माँ है तो मेरी भी तो माँ हुई, कोई नहीं, माँ की बात मान लेते हैं। तो कहती मेरे पति अपने सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ने को तैयार हो गए। अब मैं इसके फेवर में नहीं थी, लेकिन चलो फिर भी है। तो मेरी सास, अब अच्छा मेरी माँ क्या चाहती थी, मेरी माँ चाहती थी कि मैं ना जाऊँ फॉरेन और मेरा पति जाए, क्योंकि वो अपने साले का वहाँ पर जा करके ध्यान रखेगा। तो मतलब यहाँ पे भी भाई मेरे जो बेटा है, बेटे की देखरेख करने के लिए तो मुझे लोग मिल जाएं, लेकिन एक जैसे इनके भी जीवन के अंदर ना कुछ समस्या सी आ जाए, है ना, थोड़ी एक अंदर से एक अंडर इंटेंशन होती है ना कि ये लोग अलग भी हो जाएंगे, है ना, तो एक वो खुशहाली भी चली जाएगी और वहाँ पे जा कर के जो है मेरे बेटे का भी ख्याल रख लिया जाएगा। लेकिन ये कहती है मेरे पति इसके अंदर बहुत अच्छे हैं। मेरे पति ने कहा कि ठीक है मम्मी, आप बोलते हो तो हम चले जाते हैं, लेकिन मैं अपने बीवी बच्चों के बिना नहीं जाऊँगा। जाएंगे तो हम चारों जाएंगे, मैं, मेरी बीवी और मेरे दोनों बच्चे, हम चारों जाएंगे। नहीं जाएगा तो हमारे में से कोई भी नहीं जाएगा। तो इस चीज़ पे इनकी मम्मी थोड़ी डाउटफुल थी करके, जैसे भी है। तो खैर ये दोनों पढ़े लिखे हैं और अच्छी पोजीशंस पे थे, अच्छा हाईली स्किल्ड लोग थे। तो कुछ ऐसा है कि इनके पति ने वो सबका जो वीज़ा है उसके लिए वहाँ पे रिक्वेस्ट डाल दिया वर्क परमिट के लिए, और एक ही बार के अंदर इनके पति का, इनका सारे परिवार का जो वीज़ाज़ हैं वो आ जाते हैं, परमिशन मिल जाती है इनको भी फ़ॉरेन जाने की। और ये लोग, ये इनके पति सब लोग अपनी गवर्नमेंट जॉब्स को छोड़ करके फ़ॉरेन जा करके सेटल हो जाते हैं। अभी वहाँ जा कर के कहती है कि मेरे पति तो भाई उनका ऐसा था, उनकी डिग्रियाँ बहुत बड़ी थी, तो वहाँ जा कर के उन्होंने पहले कोई जॉब किया, फिर उन्होंने अपना जो है बड़ा कोई कंपनी फॉर्मेशन, टैक्स फाइलिंग, कंसल्टिंग, इस तरह का जो काम है उन्होंने सेटअप कर लिया और उनका काम बहुत अच्छा चलने भी लगा। लेकिन ये कहती हैं यहाँ फ़ौरन आकर के ना मेरा रोल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, मैं थोड़ा परेशान हो गई, क्योंकि इंडिया के अंदर तो भाई मैं टीचर थी, बड़े स्कूल के बड़े बच्चों की टीचर थी, तो उसके अंदर क्या है, एक मान सम्मान वाला जॉब है। खैर मान सम्मान वाला जॉब यहाँ पे भी था, लेकिन यहाँ पे इनको भाई एक ऐसे जॉब पे आना पड़ा जो कि इनके एजुकेशन के हिसाब से बहुत छोटा था। लेकिन फिर भी कहती हैं चलो आ गए, अब चलो भाई अपने आप को वो तो करना होता है ना। लेकिन कहीं ना कहीं जो माता जी है ना, वो इनको उस पोजीशन में ले आई थी, वो आत्मा, कि भाई एक जो सम्मान और एक जो प्रतिष्ठा, एक प्रतिष्ठित जो नौकरी है उसको छुड़वा करके चंद डॉलर ज़्यादा मिलते थे, पर चंद डॉलर ज़्यादा मिलते हैं तो खर्चे भी ज़्यादा होते हैं। तो खैर वहाँ पे उसके अंदर इनको डाल दिया गया। फिर भी क्या है कि परिवार साथ में था, तो ये लोग पॉजिटिविटी से अच्छा ग्रो कर पाए। अच्छा, तो ये बताते हैं कि वहाँ जा कर के इन्होंने, इनके जो पति हैं और इन्होंने इनके भाई को वहाँ पर संभालने का बहुत प्रयास किया, भाई की और उसकी पत्नी का पैचअप कराने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया। कई वर्षों तक ये लोग इसके अंदर अपनी एनर्जी, अपना सर खपाते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जो भाई हैं उसका, अपनी जो पत्नी है उनसे कुछ, उसका कुछ वर्षों के बाद डिवोर्स हो गया। अच्छा, ये भी बताते हैं कि इनके पति ने इनके भाई को बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए, जैसे कि उन्होंने कहा कि यार तू इतने छोटे घर के अंदर रहता है ना, तो ऐसा करते हैं कि आप ये वाला इन्वेस्टमेंट करके ना ये वाली प्रॉपर्टी ले लेते हैं, और अगर एक बारी में तुझसे नहीं ली जाती है तो हम लोग मिल करके ले लेते हैं प्रॉपर्टी, है ना। तो इनका जो भाई है वो बिल्कुल भी इस फेवर में नहीं था। उसको ये था कि मैं तो इतना रेंट देता हूँ, मैं प्रॉपर्टी ले लूँगा तो मॉर्गेज मुझे ज़्यादा देनी पड़ेगी, मैं नहीं लेता प्रॉपर्टी, मैं रेंट पे ही ठीक हूँ। इस तरह के वो करके, मतलब जैसे एक समझदार व्यक्ति क्या होता है कि भाई अपनी एसेट्स बनाता है। एसेट्स क्यों बनाता है? क्योंकि भाई फिर वो लॉन्ग टर्म के अंदर आपको बेनिफिट करती हैं, उसकी फिर वैल्यू भी अप्रिशिएट होती है। यही इंसान एक दिमाग लगा करके बनाता है। लेकिन उसको ये था कि जैसे वो एक खाना बदोश लोग होते हैं ना, कि भाई कि अभी खाई कमाई है बस, कि भाई कमा लो, खा लो, बस ख़त्म कर लो, कुछ बनाना है, कुछ सेट करना है, ऐसा कोई दिमाग नहीं था। तो बहरहाल, तो उन्होंने बनाया नहीं, और इनके पति ने और इन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये तो हमारे को सालों से टालम टोल कर रहा है भाई, आज करता हूँ कल करता हूँ। कहती है इनका भाई टालम टोल भी बहुत ज़्यादा करता था, स्ट्राइट मना नहीं करेगा बस टालता रहेगा। तो कहती है इसके चक्कर में हमें नहीं फंसना है। तो कुछ सालों के बाद इनको ये बात समझ में आई कि इसके ऊपर जो हम अपना दिमाग खर्च कर रहे हैं ना, इसके अपने आप देख लेगा, इसके बजाय अगर हम अपनी तरक्की पे, अपने उस पर करें तो ज़्यादा बेटर है। तो फिर ये बताते हैं कि हम दोनों ने मिल करके, मेरे पति ने और मैंने, हमने वहाँ पर एक घर ले लिया। अब हमने अपार्टमेंट ले लिया और थोड़ा लाइफ बेटर हो गई और घर बहुत अच्छा हुआ। तो इनका भाई जब देखने के लिए आया तो फिर उसकी जैसे एकदम आंखें सी फट गई और उसने कहा कि हाँ भाई ये है। फिर इनके भाई को लगा कि हाँ यार, नहीं, अपना घर लेना चाहिए। उसके बाद इनके भाई ने अपना एक छोटा साइज़ का 1 BHK टाइप का कोई अपार्टमेंट ले लिया। लेकिन फिर भी क्या है कि भाई वो फिर इनको जो है ना ताने मारने लग गया, इनको ये बोलने लग गया कि
मैंने तो इनके बोलने पे घर ले लिया, मेरी तो यार किश्ती इतनी चली जाती है, मेरे पास तो कुछ बचता ही नहीं है। वो फ्रस्ट्रेटेड रहने लगा और इनको इनकी लाइफ के अंदर अपने तानों के माध्यम से जहर घोलने लगा। ताने कैसे? डायरेक्टली ताने नहीं मारता, वो ये सारी बातें बोलता था अपनी माता जी को, और माता जी के फ़ोन इनके यहाँ पे बजते रहते थे कि भाई तुमने ये करवा दिया, वो करवा दिया। तो अपनी माँ को ये समझा समझा करके परेशान हो गए थे। तो मतलब फ़ौरन जा करके ये जो एंगेज हो गए ना, अच्छा भला ससुराल गई थी, अपने माँ और भाई जो भी उन्होंने बचपन में किया उनसे पिंडा छुड़ा करके, अभी क्या है फिर से ये चेप हो गए थे और दोबारा से इनके जीवन के अंदर आ गए थे। तो ये कहती हैं कि दिन रात जो माँ है उनके फ़ोन आए और वो परेशान करे कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, और भाई उसकी तुम ऐसे मदद करो। तो कहीं ना कहीं इनकी माँ का ये चल रहा था कि भाई उसको तुम घर ले दो और बड़ा, भाई यू शुड पे फॉर हिज प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ कर दो। लेकिन तब ये कहते हैं कि भाई हमारी अपनी मॉर्गेज जारी थी, तो हमारी स्थिति नहीं थी, तो हमने नहीं किया। अच्छा, वो पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है वहाँ पर। फॉरेन में जो इनका भाई है उनकी पत्नी उनको डिवोर्स दे देती हैं। इंडिया आकर के वो पूरे परिवार के ऊपर केस डलवा देती हैं, तो वहाँ से भी कुछ एक वो होता है और इनके ऊपर कुछ परेशानी आ जाती है। खैर ये लोग फॉरेन में थे तो डायरेक्टली इनको इम्पैक्ट नहीं हुआ, लेकिन जो इंडिया में जो फैमिली थी उसको कुछ इम्पैक्ट हो जाता है। तो एक तो देखिए इस तरह से ये लोग एंगेज हैं, और वो भाई को संभाला तो उसकी पत्नी से इनका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इंडिया जा कर के इनके भी नाम डलवा दिए, तो उसका किसी ने पकड़ा नहीं, लेकिन एक स्ट्रेस सा आ गया इन लोगों के ऊपर भी कि भी हमारा क्यों नाम डलवा दिया, हमारा क्या लेना देना है। तो वो भी बताती हैं कि कई सालों तक इनके पति को केस लड़ना पड़ा, और सालों तक पैसा खर्चा करने के बाद इनका जो नाम है उस केस में से इनका हटा। अब अगर ये भाई के वहाँ नहीं गए होते, कोई इंटरेक्शन नहीं होता, क्योंकि ये तो बातचीत कोई थी नहीं, कुछ लेना देना था नहीं, तो इस परेशानी में नहीं फंसते। लेकिन फिर वही है कि मतलब परेशानियों में फंसना ही था, उन्होंने इनको परेशानियों में फंसाना ही था। अच्छा, अब एक और चीज़ क्या होती है, अब इनकी माँ और जो छोटा भाई है, ये कहती हैं कि जो छोटा भाई है उसके बारे में ना माँ हमेशा ये बोलती थी कि ना बहुत ही मेहनती है, बहुत ही काम करता है, बहुत ही काम करता है, ये अगर आ गया ना तुम्हारे यहाँ तो इसने ये कर देना है, इसने वो कर देना है। तो कहती माँ मेरे को ना दिन रात पंप करती रहती थी कि तुम, कि भाई ये आए यहाँ पे, आए यहाँ पर, आए यहाँ पर आए। और ये कहती कि हमसे माँ ने अपने आप को और वो जो छोटे वाला भाई है उसको स्पॉन्सर करा लिया। ये कहती हैं पहले एक भाई को हम संभाल रहे थे, उसके बाद से अब दूसरा वाला भाई भी यहाँ पे आ गया। तो कहते हैं जो हमारा सुख शांति बची हुई थी जीवन के अंदर वो भी जैसे आकर के उन्होंने छीन ली। ये कहती हैं जैसे ही वो भाई यहाँ पर आया वो एक कंप्लीट बर्डन बन गया। पहले तो बहुत समय तक ये उसको पुश करते रहे कि काम कर, तो वो काम धंधा नहीं करता था, वो थोड़ा घर के अंदर ही वो रहता था, उसको थोड़ा ऐशो आराम करना था, थोड़ा अभी फॉरेन की फील लेनी थी उसने। ठीक है, थोड़े समय बाद जब इन्होंने पुश किया तो जैसे तैसे वो काम पे गया। ये कहती हैं कि जितनी जगहों पे हमने उस भाई को, अपने छोटे भाई को मैंने काम पे लगवाया, मेरे पति ने काम पे लगवाया, हर जगह से कंप्लेंट्स आए, वहाँ पर वो काम ना करे, हर चीज़ में टैंट्रम्स थ्रो करे, है ना। पूरे शिफ्ट के लिए गया है तो 1 घंटा काम करो, बोला कि बस भाई मैं और नहीं कर सकता, इतना ये काम करवाते हैं। तो कहती हैं कि आ करके ना मतलब एक बहुत ही हमारी आसपास की जो कम्युनिटी है उसके अंदर थू थू करवा दी। फिर कुछ ऐसा कहती हैं कि जो माँ है, माँ यहाँ पे जहाँ हम आए थे यहाँ पे और भी हमारे रिश्तेदार थे, तो कुछ माँ है, माँ कुछ बातें करे और कैसे ना कैसे करके हमारी थू थू करवाती नहीं। तो ये कहती है एक बहुत ही ना एक ऐसे ट्रैप में हमारे को फंसा दिया, मतलब माँ चाहती है कि हम उनकी सपोर्ट करें। और ये अच्छा, और भी कई सारी चीज़ें हुई इनके साथ, जैसे इनका अब अभी आज की हम बात करें तो अब इनको 30-35 वर्ष हो चुके हैं इनको, इनके विवाह को, और लगभग 25-30 वर्ष इनको हो चुके हैं फ़ॉरेन में सेटल हुए को भी। तो ये बताते हैं कि भी अब हमने जैसे फिर अपनी और प्रॉपर्टीज़ बना ली कुछ। तो कहती हैं इनकी माँ और जो छोटा वाला भाई है वो इस तरह से रहते हैं, वो जब मर्जी आते हैं जब मर्जी जाते हैं वापस इंडिया। और मेरे जो पति हैं भाई हम खर्चा करते रहते हैं, या कुछ मेरा भाई है वो भी खर्चा करता है, लेकिन कुछ ऐसा है कि भाई वो यहाँ पे आती हैं, हम कितना भी उनके लिए कर लें। उनके कह रहे मेरा जो छोटा भाई है जो यहाँ रहता है फ़ॉरेन में, उसने दोबारा शादी कर ली, लेकिन आज भी वो 1 BHK के अंदर ही रहता है। घर उसका अपना है लेकिन रहता 1 BHK के अंदर ही, आज भी वो उससे आगे नहीं बढ़ पाया। जबकि यहाँ पर छोटा सा छोटा काम करने वाला इंसान भी इतने वर्षों के अंदर, है ना, 25-30 वर्षों के अंदर सब कुछ बना लेता है, अपना जीवन बना लेता है। लेकिन भाई अभी भी खाना बदोशों की तरह ही रहता है। वो उसके अपने बच्चे भी हैं, अब दूसरी शादी हो गई और वो लोग भी फिर मतलब इस चीज़ से परेशान ही रहते हैं।
तो ही स्टिल नॉट एबल टू मैनेज। तो वो तो कहाँ माँ को सपोर्ट कर सकता है। तो माँ जब भी आती हैं, माँ और छोटा भाई हमारे घर में आकर के रुकते हैं। कह रही हमारी एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर अपने टेनेंट्स को रखा हुआ था, क्योंकि माँ बार बार आती थी तो हमने टेनेंट्स को खाली करा करके वो प्रॉपर्टी माँ को दे दी कि भाई चलो भाई आप आ जाया करो। लेकिन फिर वहाँ पे आने के बाद मतलब एक कह रही कि ऐसा माहौल रहता है कि चलो ठीक है, फिर वो ना या ना तो ये कि भाई हमारे साथ ही आ करके रह लें कि भाई हम भाई जो बनता है खाना जैसे वैसे करके वो हम कर दें, या हमारे को भी कुछ सपोर्ट हो जाए। कहती हैं अलग घर में रहती हैं। और मैं ग्रोसरीज, एक किस्सा इन्होंने बताया कि मैं पूरी ग्रोसरीज लेकर के आई, मतलब कई सारे बैग्स थे, फ्रूट सब्जियां और जो भी मसाले और जूसेस वगैरह लेकर के आई। कह रहे मैं लेकर के आई हूँ, मैंने बेल बजाई है तो मेरा भाई वहाँ पर आया है और मैंने भाई को कहा कि भाई ये पकड़ ले। तो उसने कहा मैं नहीं पकड़ूंगा ये। और जैसे ही उसने बोला मैं नहीं पकड़ूंगा, तो अंदर से माँ चिल्ला करके बोलती है उसको मत पकड़ा, उसको मत काम बोल, तू आ जा, तेरे हाथ टूट गए हैं, खुद ले आ, ऐसा करके। तो कहते हैं कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, अच्छा दोस्तों इसके अंदर ना हमने बहुत सारी चीज़ें मेंशन नहीं करी हैं, क्योंकि फिर मतलब क्या क्या बताएं, थोड़ा ये बहन का भी ये था कि क्या क्या बताऊं। मतलब आप देखिए इंडिया से जहाँ ये रहते हैं वहाँ जाने की एक इंसान की एक साइड की टिकट ही लाख रुपए की होती है ना। तो उसमें हर थोड़े महीनों के बाद माता जी को इंडिया वापस जाना होता है छोटे बेटे के साथ, और हर थोड़े टाइम के अंदर यहाँ पे आना होता है। फिर माता जी की एक्सपेक्टेशन भी है कि छोटे भाई को जो है ये घर बनवा करके दें, और या फिर जहाँ रहते हैं तो भाई मतलब कुछ ऐसा कर दें कि उन्हीं को ही वो चीज़ मिल जाए। और उस इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मतलब आप इमेजिन कीजिए आपके परिवार का कोई सदस्य हो जो ऐसे थैले ही थैले उठा करके ला रहा हो, वो घर के अंदर आए और आते ही उसको ताने पड़ने लग जाएं, ये बोला जाए कि तू रख, तू संभाल, तू फ्रिज के अंदर रख इसको, उसको मत बोल करने के लिए। तो ये कहती हैं कि ना बहुत ज़्यादा ना ऐसा बर्डन सा बना रखा है मेरे ऊपर। और ये कहती हैं कि मुझे कैसा भी वो ट्रीट करे ना, पर मुझे लगता है कि मेरे दोनों भाई हैं वो सेट नहीं है। तो मुझे लगता है कि नहीं चल कोई बात नहीं, मेरे पास है तो मैं हेल्प कर देती हूँ, कौन सा मेरे पास कुछ कमी हो जाएगी, है ना। लेकिन अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से दोस्तों ये बहन जानना चाहती थी कि इन सबके साथ इनका क्या हिसाब किताब है, क्यों ऐसा जीवन है, मतलब क्यों सुख से नहीं रहने दे रही हैं इनकी माँ और इनके भाई, इनको क्यों पीछे पड़े हुए हैं, और क्यों ये इमोशनल टर्मोइल इनकी लाइफ के अंदर आया है। दोस्तों इन्हीं चीज़ों को लेकर के इन बहन का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया अपने पूर्व जन्म की यात्रा के अंदर। पहले तो मतलब दो इन्होंने अलग अलग लाइफ्स को देखा और उससे जो है इनको जो है अपने आंसर्स मिले। तो हम अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले दोस्तों हम शाउट आउट देना चाहेंगे हमारे चैनल के उन व्यूअर का जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। यूट्यूब पर इनकी आईडी है स्पिरिचुअल अर्चना वीएनएस व्लॉग। आपने हमारे चैनल को अभी रिसेंटली एज ए मेंबर ज्वाइन किया है और हमारी सेवाओं का विस्तार करने में आप हमारा सहयोग कर रहे हैं। दोस्तों इन्हीं की तरह अगर आप भी हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं, हमारी चैनल का, हमारी सेवाओं का विस्तार करने में हमारा सहयोग करना चाहते हैं, तो हमारे इसी वीडियो के नीचे आपको नीचे एक ज्वाइन बटन नज़र आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी हमारे चैनल की मेंबरशिप को ऑप्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि इन बहन ने अपने पूर्व जीवन के दृश्यों के अंदर क्या देखा। दोस्तों सबसे पहले तो जब इन्होंने अपने पास्ट लाइफ का पहला दृश्य देखा, उसके अंदर इन्होंने बताया कि जिस स्थान पर ये खड़े हैं वहाँ खुला आसमान है, दोपहर का समय है और नीचे एक कुआं है और मैं कुएं के साइड में खड़ी हुई हूँ। खुद को जब ये देखती हैं तो बताती हैं कि मैंने पैरों में पायल पहनी हुई है और एक फ्रॉक पहन करके मैं खड़ी हूँ। और यहाँ पर ये बताती हैं कि मैं खुद को एक 7 से 8 वर्ष की आयु की छोटी सी बच्ची के रूप में देख रही हूँ। ये बताती हैं कि जो कुआं है वो एक घर है, घर का दरवाज़ा है, उसके अंदर एक आंगन सा बना हुआ है और दरवाजे के अंदर वो कुआं है। तो जैसे एक बरामदा सा होता है घर के अंदर, उसके अंदर एक कुआं है और उसके आसपास ये बैठी हुई हैं, लेकिन ये कुआं है घर के अंदर ही, और फिर बाकी का जो घर है वो भी इनको नज़र आने लगता है। कहती हैं कि पुराना सा घर है, कोई गांव का घर है, और घर में एक औरत है जो कि मेरी माँ है, और घर में 2 भाई हैं और दोनों भाई मुझसे छोटे हैं। दोस्तों यहाँ पर
क्योंकि बिल्कुल सेम फॉर्मेट के अंदर लोग दिख रहे होते हैं, तो हम इनसे पूछते हैं कि क्या आप ये अपने किसी पूर्व के जीवन को अनुभव कर रहे हो या बचपन को। तो यहाँ ये बहन कहती हैं कि नहीं, मैं अपना बचपन देख रही हूँ, मैं पास्ट लाइफ में नहीं गई हूँ, मैं पास्ट टाइम में गई हूँ। दोस्तों, आज के समय में जो बहन है उनकी आयु लगभग 55 वर्ष है। तो अपने 55 वर्ष की आयु में ये अपने 8 वर्ष की आयु का जो इनका वर्जन है उसको देख रही होती हैं, उस वर्जन की स्मृतियां जागृत हो रही होती हैं, और वहाँ इनके स्पिरिट गाइड ने इनको इसलिए भेजा हुआ होता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ से कुछ उत्तर इनको मिलने वाले होते हैं। 8 वर्ष की आयु में कुछ ऐसा हुआ था जिसने शायद इनकी माँ की मानसिकता को बदल दिया था। तो आइए देखते हैं क्या है। तो ये कहती हैं कि जो मेरी माँ है वो चूल्हे के पास बैठी है, ये मेरी नानी का घर है। नानी भी दूसरे कमरे में है और हम नानी से मिलने के लिए आए हैं। यहाँ ये कहती हैं कि मैं नानी के पास जाकर के बैठी हूँ तो मुझे नानी से माँ जैसी फीलिंग आ रही है। मुझे लगता है कि मेरी नानी मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती। मतलब माँ से अ, अभी तक इनको, जैसे आज तो इनको दिखाई देता है ना कि माँ इनके पीछे पड़ी रहती हैं, लेकिन ये 8 वर्ष की आयु के अंदर ये देखती हैं कि माँ का रिश्ता काफ़ी न्यूट्रल है। जैसे दूसरे बच्चों को थोड़ा ज़्यादा लाड करती हैं, लेकिन इनके लिए न्यूट्रल हैं, वो कोई बहुत ज़्यादा कोई भेदभाव नहीं कर रही हैं, इनको कोई तंज नहीं कस रही हैं। तो ये अपनी नानी के पास जाकर के बैठी हैं, लेकिन नानी बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। ये कहती हैं हम नानी से मिलने के लिए आए हैं, और अचानक से कुछ ऐसा होता है जिससे घर का माहौल बदल जाता है। ये कहती हैं वही बाहर वाला दरवाज़ा, उसके ऊपर एक दस्तक होती है। मेरी माँ उठ करके चूल्हे से जाती हैं और ऐसा पता लगता है कि किसी ने तार भेजा है दोस्तों, तार। और तार मतलब वो जैसे पुराने जो टेलीग्राम टाइप के जो पत्र हैं, किसी ने भेजा है। तो ये पत्र प्राप्त करती हैं और उसको पढ़ती हैं, और पढ़ती हैं तो थोड़ा मतलब जैसे एक रोने और वो परेशानी के भाव माँ के चेहरे पे आते हैं। ये कहती हैं कि जो तार आया है वो मेरे पिताजी का है। मेरे पिताजी अपनी नौकरी के चलते किसी व्यक्ति का पैसा किसी स्थान पर पहुंचाने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में वो जो पैसा है उनसे गिर गया है, और अब मेरे पिताजी को वो पैसा चुकाना पड़ेगा। काफ़ी कोई मोटी रकम होती है। पिताजी ने तार में लिखा था कि जब मैं रास्ते में जा रहा था तो किसी ने मुझसे कहा था कि भाई साहब आपके पैसे गिर गए हैं, लेकिन मैं सीधा चलता रहा। मुझे लगा कि भाई ये कोई ट्रैप हो सकता है, ऐसे देखना नहीं चाहिए। तो वो आगे चलते गए, आगे चलते गए, आगे चलते गए, और जब वो उस स्थान पर पहुंचे जहां पर उनको एक्चुअली में वो पैसे अदा करने थे, तो पैसे उनके पास नहीं थे। उसके बाद पिता वापस भी गए उस जगह पर, बहुत उन्होंने भागा दौड़ी करी, बहुत उन्होंने अपनी जान लगाई, लेकिन वापस जा कर के भी उनको पैसे नहीं मिले। तो पिताजी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और ये अब जो पापा ने ये लिखा है कि भाई वो है। फिर आगे ये दृश्य देखते हैं कि हम नानी के घर से वापस आ गए हैं, और पापा ने बुलाया था, ऐसा कुछ था, तो उनका मुंह पूरा मुरझाया हुआ है। ये कहते हैं कि दादाजी भी हैं मेरे घर में, और ये कहते हैं कि भाई अब दादाजी भी हैं। दादाजी पापा को बोल रहे हैं कि कोई नहीं, जैसे तैसे करके कर लेंगे, कुछ समय तो मिला ही है पैसा चुकाने के लिए, तो धीरे धीरे करके चुका देंगे। लेकिन ये कहती हैं कि अगले ही दृश्य में कुछ ऐसा नज़र आता है कि इनके पापा घर आते हैं, और पापा की जो हाथ है, जो बाजू है, वो टूट चुका है। शायद कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ एक्स्ट्रा काम करने की कोशिश कर रहे थे कर्जे को जल्दी चुकाने के लिए, लेकिन पिताजी का कोई एक्सीडेंट हो गया था। अब यहाँ पे तो हमने कहा कि पिताजी का एक्सीडेंट हुआ या किसी ने मारपीट की, तो इनको उस चीज़ की क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन इन्होंने बताया कि पिताजी जो है टूटी हुई बाजू के साथ आए हैं, और अब इनका जो परिवार है वो जो पंडित होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, उनसे सलाह मशवरा करने लग गए हैं कि भाई हमारे ऊपर ना मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है, तो हम क्या करें कि इन मुसीबतों से हम बाहर निकल जाएं। तो ये बताती हैं कि एक कोई एस्ट्रोलॉजर है, उसने ये कहा है कि ये जो तुम्हारी बेटी है ना, इसके नाम पे बिजनेस कर लो, बेटी के नाम पे बिजनेस कर लो, तो बेटी के नाम पे करोगे तो बिजनेस चलेगा। और अब कुछ ऐसा हो रहा है कि मेरे पिताजी बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हैं, और उनके पास जितनी भी जमा पूंजी है उसको लेकर के उन्होंने मेरे नाम से कोई बिजनेस चालू किया है। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई आपके नाम से बिजनेस चालू किया, तो भाई फिर भाई एस्ट्रोलॉजर ने बताया था तो कुछ अच्छा हुआ। तो ये बताती हैं कि मेरे पिताजी को बहुत बड़ा घाटा पड़ गया है, जो उनका बिजनेस है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है,
और जो कुछ भी सेविंग्स परिवार के अंदर थी वो सारी सेविंग्स खत्म हो गई हैं और घर के अंदर खाने पीने के भी लाले पड़ गए हैं। यहाँ पर ये देखती हैं कि इनके पिताजी कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब मुझे फिर से नौकरी ही करनी पड़ेगी और नौकरी करके मैं देखता हूँ, चलाता हूँ। ये कहती हैं कि जब मेरे नाम से बिजनेस किया गया और वो बिजनेस बर्बाद हो गया तो उसकी बाद मैं देख रही हूँ कि मेरी माँ जैसे मेरी दुश्मन बन गई है। और कहती है मैं 8-9 साल की ही हूँ और मेरी माँ मुझे हर बात पे ब्लेम करने लग गई है। अगर मैं रोटी भी खा रही हूँ तो रोटी का निवाला मेरे गले से नीचे नहीं उतरने दे रही है और ये कह रही है कि तेरी वजह से घाटा हुआ है, तेरी वजह से। ये जो है मनहूस है, इसके नाम पे बिजनेस किया, हमें तरक्की करनी थी, इसने तो घाटा करवा दिया। दोस्तों देखिए कैसी विडंबना है। एक 8 साल का 9 साल का बच्चा है, उस बच्चे ने तो आपसे नहीं कहा कि आप उनके नाम पे बिजनेस करो या क्या करो, आप अपनी मर्जी से बिजनेस कर रहे हैं। और ऐसे अंधविश्वास के अंदर, हालांकि किसके नाम पे कर रहे हो क्या कर रहे हो इससे फ़र्क तो पड़ता है, पूरी तरह से बात अंधविश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी करना तो इंसान ने खुद ही बिजनेस होता है ना। बिजनेस के अंदर क्या माल आप ला रहे हो, कैसे उसको बेच रहे हो, कहाँ बेच रहे हो, क्या आपकी स्ट्रैटेजी है, वो सब तो आप खुद ही करोगे। किसी के नाम पे अगर आप बिजनेस कर रहे हो और अगर आप बिजनेस सही तरीके से ना करो तो बिजनेस थोड़ी चलेगा। लेकिन ये बताती हैं कि इनके पूरे परिवार के अंदर जो है इनके ऊपर ये ब्लेम डाल दिया गया है और इनकी माँ, इन्होंने देखा कि छोटी उम्र में कई वर्षों तक इनकी माँ ने लगातार इनको बातें सुनाई, जब तक इनके पिताजी की नौकरी से कर्जा उतर नहीं गया और परिस्थिति थोड़ी ठीक नहीं होगी, तब तक माता इनको डायरेक्टली बातें सुनाती थी। ये बात इनको बड़े होकर के याद नहीं थी, क्योंकि 8-9 साल का बच्चा है, कुछ ऐसा हुआ भी होता है तो 2-3 साल हुआ, उसके बाद नहीं हुआ, वो बच्चा भूल जाता है। लेकिन ये वो क्षण था इनके इस जीवन के अंदर जिसके अंदर इनकी माँ इनकी दुश्मन बन गई थी और इनकी माँ इनको ये कहती थी कि किसी और के नाम पे किया होता ना तो चल जाता, लेकिन इसके नाम पे किया तो इसलिए बर्बाद हो गया। और यहाँ पे ये माँ को कहती हैं, माँ का ये कहती हैं कि बेटियों को तो ना देना ही पड़ता है, बस ये मुझे वही लग रहा है, ये लेने के लिए हमसे आई हुई है। जैसे बेटी को लाइबिलिटी समझ रही है ना वो, तो यहाँ पे इसको भी वो उस लाइबिलिटी से जोड़ करके देख रही है कि ये तो लाइबिलिटी है। अगर मेरे बेटों के नाम पे बिजनेस शुरू किया होता तो बिजनेस में तरक्की होती, क्योंकि बेटा एसेट होता है, ये लाइबिलिटी है, इसके नाम पे शुरू किया इसीलिए बिजनेस बर्बाद हो गया। एक तरह से इनकी माँ ने अपने माइंड में, माँ कम पढ़ी लिखी थी तो उन्होंने ये एस्टैब्लिश कर लिया कि जैसे इन्होंने खा लिया है उनके घर को। ठीक है, माँ कहती है कि बेटों को देना नहीं पड़ता कुछ भी, बेटे तो जायदाद होते हैं, ये जो बेटियां होती हैं बेटियां ही होती हैं। और कई सारे उन्होंने शब्द ऐसे इस्तेमाल किए, वो शब्द हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते, और इनकी वजह से ही कर्म फूटते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों ये बहन जो हैं अपने बचपन का दृश्य देखती हैं, जहाँ से इस्टेब्लिश होता है कि इस जीवन के अंदर कौन सा ट्रिगर पॉइंट आया था जिससे कि इनकी माँ इनकी दुश्मन बन गई थी। यहाँ पर दोस्तों इनका ये दृश्य ख़त्म हो जाता है और इनको स्मृति आती है कि भैया इस जीवन से जो निकलना था शायद वो निकल गया है, मैं आगे कहीं जा नहीं पा रही हूँ, सब कुछ स्टिल हो गया है। तो फिर जो प्रोसेस होता है उसका इस्तेमाल करके इनको इनके पूर्व जन्म में दोबारा से भेजने का प्रयास किया जाता है। जैसे पहले भेजने का प्रयास किया था तो बचपन में चले गए थे, लेकिन इस बार जब इनको इनके पूर्व जीवन में भेजा जाता है तो ये वाकई में अपने पूर्व के एक जीवन के अंदर चली जाती हैं। जिस जीवन के अंदर जाती हैं उसके अंदर ये अपने आप को एक भारतीय मूल के पुरुष के रूप में देखती हैं, जिसकी आयु ये बताती हैं कि 40 से 43 वर्ष के बीच में है। 40 से 43 ईयर्स की एज का ये पुरुष है। इस पुरुष ने खाकी रंग के कपड़े पहने हुए हैं, और जब हम थोड़ा और इंस्पेक्ट करते हैं, इनको अपने आप को इंस्पेक्ट करने के लिए बोलते हैं, तो ये कहते हैं कि कुर्ता पजामा है, जिसमें जो कुर्ता है वो खाकी रंग का है। जो कपड़े हैं इस व्यक्ति के वो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन हैं और कोई बहुत ही एजुकेटेड सा आदमी नज़र आ रहा है। ये कहता है कि भाई इनका जो घर है, घर की जो है, घर के बाहर कहीं खड़े हैं, कि ऐसी कोई जगह है, कोई न्यू कॉलोनी ये बोल रही होती है कि कोई न्यू कॉलोनी है, नई आबादी है, कोई जैसे शहर सा बसा है। और
यहाँ पर अभी अभी लोग रहना इन्होंने शुरू किया है, मतलब कोई गांव नहीं था, कोई शहर था, और वहाँ पर पक्के मकान बने हुए हैं। ये ऐसा देखते हैं कि ये जो पुरुष हैं 40 से 43 वर्ष का, ये किसी से यहाँ पर मिलने के लिए आया हुआ है। जहाँ कहीं भी ये खड़े हैं, मकानों की आबादी के बीच में कहीं किसी गली मोहल्ले के अंदर खड़ा हुआ देखते हैं, तो काफ़ी देर तक ये कहते हैं कि किसी से मिलने के लिए आया हूँ। और फिर एक दृश्य इनके सामने आता है जिसके अंदर एक 12 वर्ष की आयु का लड़का इनसे मिलने के लिए आता है। ये देखते हैं कि वो मिल रहा है, उससे कुछ बात कर रहे हैं, इनके पास कुछ सामान है, ये सामान उस बच्चे को पकड़ा देते हैं, और वो जो बच्चा है वो सामान लेकर के जो है वहाँ से चला जाता है। जब हम इनसे पूछते हैं कि ये बच्चा कौन था, तो ये कहते हैं कि ये मेरे भाई का बेटा है, और मेरे घर में मेरे साथ ही रहता है, ये मेरे भाई का बेटा है। तो भाई का बेटा कुछ सामान लेने के लिए आया था। आगे चल करके पता चला कि क्यों इनसे सामान लेने के लिए आया और क्या कैसे था। तो फिर ये दृश्य देखते हैं कि भाई शाम का समय हो गया है और ये घर जाते हैं। तो घर के अंदर इनको एक भरा पूरा परिवार नज़र आता है। घर में इनको एक माँ नज़र आती है, एक पिता नज़र आता है, वही वाला लड़का जो भतीजा था जो कि मिलने के लिए आया था वो नज़र आता है, एक भतीजी नज़र आती है, एक भाई नज़र आता है और एक भाभी नज़र आती है। अगर इनको कोई नहीं नज़र आता तो इनकी अपनी पत्नी, इनका अपना परिवार। तो हम इनसे पूछते हैं कि आपकी पत्नी कहाँ है भाई इस घर के अंदर? यहाँ रहती हैं, कहीं अलग रहती हैं, कहाँ पर है आपकी पत्नी? तो ये बताती हैं कि मेरी शादी नहीं हुई, कि मेरी शादी नहीं हुई है, मैं कुंवारा हूँ, मेरा भाई है, उसका परिवार है, तो ये पूरी फैमिली है, मैं यहीं रहता हूँ, यहीं आता हूँ, यहीं करता हूँ, पर मेरी शादी नहीं हुई है। ये बताते हैं कि मेरी एक ग्रोसरीज की दुकान है, राशन का सामान है उसकी दुकान है, तो वहीं पे शायद भतीजा आया था, कुछ घर पे राशन की आवश्यकता थी, तो इन्होंने राशन पकड़ाया था अपने भतीजे को। फिर आगे देखते हैं, हम इनसे पूछते हैं कि आपके भाई क्या करते हैं, तो ये बताते हैं कि मेरा भाई नौकरी करता है, लेकिन मैं उससे ज़्यादा कमाता हूँ। मेरा जो दुकान है वो ज़्यादा चलता है, बड़ा दुकान है, मैं उससे ज़्यादा कमाता हूँ। और ये कहते हैं कि जो मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी मुझे कम पसंद करते हैं। तो हमने इनसे पूछा आपको क्यों कम पसंद करते हैं? ये कहते हैं कि मेरे पिताजी को पोते पोतियों का बहुत शौक है, छोटे बच्चों का बहुत शौक है, और मेरे पिताजी ये कहते हैं कि तूने मुझे कुछ नहीं दिया, तूने मेरे वंश को आगे नहीं बढ़ाया, मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाला मेरा ये छोटा वाला बेटा है। तो मेरे पिताजी को मेरा भाई, मेरी भाभी, उनके दोनों बच्चे ये बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और मेरे पिताजी मुझसे थोड़ी नफरत करते हैं इस वजह से कि मैंने विवाह नहीं किया। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई आपने विवाह क्यों नहीं किया? तो ये बताते हैं कि भाई मैं विवाह करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मुझे ये था कि भाई विवाह होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, मैं कभी पीछे नहीं पड़ा, मैं बहुत लाइट था इस चीज़ को लेकर के। और ये कहते हैं कि भाई मैं बहुत खुश भी हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है, भाई मैं कुंवारा भी खुश हूँ। और अपने कुंवारेपन के अंदर इनको अपना एक साथी वहाँ पर नज़र आता है, साथी जिसके साथ ये अपने सारे दुख सुख बांटते थे। ये बताते हैं कि जहाँ पर मेरी दुकान है उसके साथ में ही एक दूसरा कोई दुकानदार है, उसकी किसी और चीज़ के सामान की दुकान है, वो और ये आपस में बहुत गहरे मित्र हैं। ये कहते हैं कमाल की बात ये है, जो मेरा पड़ोसी दुकानदार है उसकी भी शादी नहीं हुई। तो कहते हैं उसकी और मेरी बनती बहुत ज़्यादा है, हम इसी चीज़ के ऊपर जोक्स वगैरह भी क्रैक करते रहते हैं। उसको भी ऐसा ही लगता है कि शादी नहीं हुई तो कोई बात नहीं यार, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ दुख सुख करते रहते हैं और हंसी खुशी से जो है अपना जीवन जीते रहते हैं। तो ये जो दुकानदार है वो भी एक मेल था जो इनको नज़र आया था, ये खुद भी मेल के रूप में थे, बिल्कुल सेम उम्र के अपने आप को देखते हैं दोनों। और ये कहते हैं हमारी बहुत घनिष्ठ मित्रता है आपस में, तो हम बातें कर लेते हैं कि, और ये कहते हैं कि मेरा दोस्त बात कर रहा है और वो कह रहा है कि भाई ठीक ही हुआ हमारी शादी नहीं हुई, हम सुखी हैं। आगे जाकर के दोस्तों इनको एक ऐसा दृश्य दिखाई देता है कि जो इनका अपना परिवार है उसके अंदर ज़मीन को लेकर के कोई झगड़ा जो है वो खड़ा हो गया है, ज़मीन को लेकर के कोई विवाद खड़ा हो गया है। और ये ऐसा देखते हैं कि भाई वो विवाद ऐसा है कि इनके जो पिताजी हैं, इनके पिताजी ये चाहते हैं कि जो सारी प्रॉपर्टी है, जो सारी ज़मीन है,
वो इनके छोटे भाई के पास चली जाए, और इनका छोटा भाई और उसकी पत्नी भी यही चाहते हैं कि भी उनको मिलनी चाहिए। तो इन्होंने अपने परिवार के अंदर कोई विरोध सा किया, इन्होंने कहा है कि भाई ये क्या बात हुई। तो पिताजी कहते हैं कि भाई तेरी तो शादी हुई नहीं है, तू करेगा क्या ज़मीन का। भाई इसके ऊपर कबीलदारी है, इसके ऊपर जिम्मेवारी है, इसको अपना परिवार पालना है, आगे बच्चे पालने हैं, तूने किसको पालना है। तेरे को जो जायदाद देंगे तू बर्बाद ही करेगा, तू छड़ा है, तू अपनी दुकान पे रहे, ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है, घर में आकर रहे वो ठीक है, लेकिन जायदाद तेरे को नहीं मिलेगी। और एकदम से जैसे इसके पिताजी से जो इनका झगड़ा होता है, उसके अंदर पिताजी इनको आउटकास्ट डिक्लेयर कर देते हैं और बिना, बिल्कुल जैसे परिवार से अलग करके इनको खड़ा कर देते हैं। ये कुछ ऐसा देखते हैं कि ऐसा इनके पिताजी ने जब किया है तो उससे ना इनको बहुत ज़्यादा गम लग गया है। जब इनके पिताजी ने इस तरह से, ये कहते हैं कि मुझे मुझे जायदाद की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार से बात रखी गई, मेरा हक तो बनता है ना, और मैं कौन सा अभी मांग रहा हूँ, मेरे माता पिता जीवित हैं। लेकिन उसके बाद ये कौन सी बात हुई कि मैं, मुझे नहीं मिलेगा, इन्हीं को मिलेगा, ये कौन सी बात हुई। तो ये कहते हैं कि इस चीज़ की वजह से मुझे एक सदमा सा लग गया है। और मैं ये बताते हैं, वही इनकी उम्र है, 43 साल की उम्र है। वो सदमा इनको लगा है, पहले जो मैं खुश रहता था, दोस्त से बातें करता था, खुशहाल रीति सब कुछ अपना जीवन काट रहा था, लेकिन जब मेरे पिताजी से मेरा झगड़ा सा हुआ, पता नहीं क्यों ये बात मेरे मन के अंदर घर सी कर गई है कि मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ, और जब मेरा कोई परिवार ही नहीं है तो मैं जी करके क्या करूँगा। तो ये बताते हैं उस सदमे से, उस गम से अचानक से बीमार पड़ते हैं, कुछ ही महीनों बीमार रहते हैं और अपनी बीमारी से ही अपने प्राण छोड़ देते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। अभी दोस्तों हम आपको बताएंगे कि ये जो सारे किरदार इन्होंने अपने पूर्व जीवन के अंदर देखे, इनमें से इनके इस जीवन के अंदर वो किरदार कौन थे, किस किरदार से इनका क्या रिश्ता था। दोस्तों सबसे पहले तो इन्होंने अपने घर के अंदर एक माँ को देखा था। जिस माँ को इन्होंने देखा था, वो माँ इनकी इस जीवन की नानी है। वो नानी जिनसे बचपन में इनको माँ जैसी फीलिंग आती थी, जो कि इनको प्यार करती थी, वो पिछले जीवन में भी इनकी माँ थी। जो इनकी माँ है वो इनसे प्यार करती थी, लेकिन उनकी अपने पति के सामने चलती नहीं थी, जिसकी वजह से वो न्यूट्रल रही, वो अपने पति का प्रतिकार नहीं कर पाई, वो थोड़ा बैकफुट पे रही, ज़्यादा उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन पिछले जीवन में सही मायने में इनको माँ का प्यार देने वाली जो माँ थी, वो इनकी इस जीवन की नानी है। जो पिता को देखा इन्होंने, पिता जो कि इनसे नफरत करता था, पिता जो नहीं चाहता, जो जिसको पसंद नहीं था कि इन्होंने शादी नहीं करी और उनको वो कुटुंब नहीं दिया आगे, वो जो भी उनकी सोच थी, जो पिता हैं उनको इन्होंने अपनी अभी की माँ के रूप में देखा। आज जो इनकी माँ हैं, जो कि बचपन से ही इनको नापसंद करती हैं, वो पिछले जीवन में इनके पिता थे, जो कि पिछले जीवन में भी इनको नापसंद करते थे, जबकि ये ज़्यादा लायक थे, काम धंधा करने वाले आदमी थे, ज़्यादा पैसा घर में लाते थे, घर की सारी ग्रोसरीज की रिक्वायरमेंट अपनी दुकान से ही पूरी कर देते थे। उसके बावजूद भी अपने पिता को ये नहीं भाते थे, ये एक नॉन कॉन्ट्रीब्यूटिंग मेंबर की इनकी इमेज थी अपने परिवार के अंदर। इन्होंने वहाँ पर एक भतीजा भतीजी देखे थे दोस्तों। इनका जो बड़ा वाला भाई है फॉरेन में जहाँ ये रहते हैं, उनके पहले विवाह से जो एक पुत्र था उनका, उसको इन्होंने अपने पिछले जीवन के भतीजे के रूप में देखा। और उसी भाई की एक बेटी है जो कि उनके अभी के विवाह से है, दूसरे विवाह से, उनको इन्होंने अपनी भतीजे के रूप में देखा। इसके बाद आगे जो देखा दोस्तों, वो सोच करके तो थोड़े हम थोड़ा हैरान हो गए कि क्या है। तो इन्होंने वहाँ पे अपने जीवन में एक भाई को देखा था, है ना। अपने भाई को इन्होंने अपने इस जीवन के छोटे वाले भाई के रूप में देखा। छोटा वाला भाई जो कि वो नाकारा वाला भाई नहीं है ना, कि भी मैं उठाऊंगा भी नहीं, ग्रोसरीज ये लेकर के आई थी, उसने मना कर दिया था, माँ कहती थी बहुत मेहनती है लेकिन एक नंबर का जो कामचोर है, उसको इन्होंने अपने पिछले जीवन के भाई के रूप में देखा। और पिछले जीवन में जो भाभी थी, है ना, भैया भाभी थे ना, भाभी भी इस फेवर में थी कि भी मुझे मिलना चाहिए, भाभी को इन्होंने अपने बड़े वाले भाई के रूप में देखा। तो दोनों जो इनके इस जीवन के भाई हैं, वो पिछले जीवन में आपस में पति पत्नी थे, भाई भाभी थे, दोनों ही बैड इंटेंशन वाले लोग, जिनको इनकी प्रॉपर्टी चाहिए थी, उसके ऊपर उनको कर्जा करना था, उनको उसके ऊपर उनको कब्जा करना था। ये सारे कैरेक्टर्स इन्होंने अपने पूर्व जीवन के सगे परिवार के रूप में देखे, जो इस जीवन में भी इनके सगे संबंधी हैं, सगे परिवार वाले हैं।
फिर दोस्तों इनको एक मित्र मिला था, हमने मित्र का बताया था कि जो मित्र जो कि इनसे दुख सुख बांट लेता था और बहुत ही एक गहरी दोस्ती थी इन दोनों के बीच में, इनका साथी था। दोस्तों उस मित्र को इन्होंने अपने इस जीवन के पति के रूप में देखा। इनके पति जो कि एक बहुत ही सहयोगी आत्मा है, हर चीज़ में इनके साथ खड़े रहते हैं। पिछले जीवन के अंदर ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, गहरे दोस्त थे, और वो इस जीवन के अंदर आकर के पति पत्नी बने तो रिश्ता तो अच्छा ही होना था, है ना। गहरी दोस्ती थी दोनों के बीच में, आत्मीयता थी, तो ऐसे करके था। लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पर जो एक चीज़ है देखने को जो मिली वो ये है कि इस जीवन के अंदर जिस प्रकार का बिहेवियर इनके परिवार के सदस्यों ने किया, उसी प्रकार का बिहेवियर इनके पूर्व के जीवन के अंदर भी था। तो ऐसा ऐसा क्यों हो रहा था? क्या कोई कर्जा है जो कि इनको चुकाना है, जिसके बारे में पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से नहीं पता चला था? क्या ऐसा कोई कर्जा बाकी है इनके सर के ऊपर जो कि हम नहीं देख पाए थे? दोस्तों ये सारे प्रश्न जब हम पीएलआर कर रहे थे तो हमारे मन के अंदर बहुत ज़्यादा कौंध रहे थे। हम खुद बहुत वो थे कि यार ये कैसा है भाई, कुछ तो किया होगा। अच्छा, जब हम गाइड के पास गए, हमने और पीछे भेजने का वो किया तो थोड़ा गाइड उसके फेवर के अंदर नहीं थे और पीछे उन्होंने नहीं भेजा, लेकिन इनके प्रश्नों के उत्तर इनके गाइड ने इनको ज़रूर दिए। दोस्तों इनके गाइड से जब ये पूछा गया कि इतना ज़्यादा पैसा ये लोग क्यों खींच रहे हैं, क्या इनसे हिसाब किताब है, तो इनके गाइड ने इनको कहा कि बच्चे, वो लोग तुमसे पैसा नहीं खींच रहे हैं, तुम खुद उनको ये पैसा देती हो। अच्छा दोस्तों देखिए, हमने कई पीएलआर्स के अंदर ऐसा नोटिस किया है कि जो बात जो व्यक्ति पीएलआर करा रहे होते हैं, अगर वो छुपा भी लेते हैं ना काउंसलिंग के दौरान या बताते नहीं हैं, तो जो स्पिरिचुअल गाइड है ना वो उनकी पोल खोल देते हैं, या पास्ट लाइफ में से जो पार्ट निकल करके आता है उससे इनकी पोल खुल जाती है। तो स्पिरिचुअल गाइड ने कहा कि वो तुमसे कम पैसा खींचते हैं लेकिन तुम उनको ज्यादा देती हो, तुम चाहो तो रुक सकती हो। वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि उनसे जो तुम्हारा कर्म बंधन है वो पुराना था, लेकिन अभी भी तुम इनके साथ अपने कर्म बंधन में फंसती हो। अपने पूर्व जीवन के अंदर जब तुम्हारी मृत्यु हो रही थी तब भी तुम्हारे यही संकल्प चल रहे थे कि ये मेरा परिवार ने मुझे स्वीकार नहीं किया, ऐसा क्या करूं कि मेरा परिवार मुझे परिवार की तरह देखता, मुझे स्वीकार थे। कहते तुम्हारे उसी संकल्प के चलते फिर से आकर के तुम इनके परिवार के अंदर फंस गई हो, जबकि तुम्हारा इनसे कोई हिसाब किताब बाकी नहीं था। पिछला जो जीवन देखा उसमें तुमने खत्म कर लिया था, लेकिन जिसके साथ नेगेटिव वाइब्रेशन आपके क्रिएट हो गए हैं, अगर उसी के घर में आकर के दोबारा जन्म ले लोगे तो वो तो नेगेटिव वाइब्रेशंस को कंटिन्यू करेंगे ना, है ना। ये भी दोस्तों एक छोटी सी बात होती है, इसके ऊपर हमने कई वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन किया है। बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं कि हमने कुछ गलत किया तो उसी का ही हमारे को वो मिलता है कि कोई और शक्ति है जो कि ये सब कुछ करा रही है। बात ऐसा होता है कि आपस में आपकी आपस में क्या सोच है एक दूसरे को लेकर के, क्या आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं एज सोल्स या एक दूसरे को रेपेल करते हैं। तो अगर रेपेल करने वाली कोई सोल्स होती हैं दोस्तों, उसके अंदर हमेशा इंसान को स्टैंड लेना चाहिए, थोड़ा साइड में रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए, जो कि इन्होंने शुरू में लिया भी था, लेकिन फिर घूम फिर करके उनकी बातों में आ गए और पूरे परिवार के साथ दोबारा पहले 20-25 साल परेशान रहे, फिर दोबारा से 20-25 सालों से दोबारा से परेशान हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम खुद कर्म बंधन के अंदर फंसती हो। उन्होंने कहा, स्पिरिचुअल गाइड ने कहा ये बात। अच्छा यहाँ पे क्या है, जब हम इनको काउंसिल कर रहे थे पीछे, तो हमने कहा था कि बहन चलो जो भी है, फिर भी माँ के लिए तो इंसान को करना ही पड़ता है भाई। अगर दोनों भाई निकम्मे हैं और आप उनकी संतान हो, तो माँ के लिए कर दिया तो क्या है। हम इस पे बोल नहीं पा रहे थे कि अपनी माँ के लिए आपको करना बंद करना चाहिए, बिकॉज वो एक्चुअली में आपका फ़ायदा उठा रही हैं। तो हम ये बात नहीं बोल पाए दोस्तों, लेकिन स्पिरिचुअल गाइड ने उनको बोली। तो उन्होंने कहा, स्पिरिचुअल गाइड ने बोला, उनके शब्द हैं, उन्होंने कहा कि तुम्हें तरस खाने की ज़रूरत नहीं है। तुम कहती है वो कहते हैं तुम्हें तरस खाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने लिए रास्ता खुद ढूंढ लेंगे। स्पिरिचुअल गाइड ने कहा कि आज तुम्हारे दोनों भाई निकम्मे हैं, तो उसके अंदर तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है। वो इसलिए है क्योंकि उनको थोड़ी सी परेशानी होती है, तुम्हारी माँ थोड़ी सी चूड़ी घुमाती है, थोड़ी सी चाबी भरती है तुम्हारे अंदर, तुम फिर अपने डॉलर लेकर के पहुंच जाती हो उनकी मदद करने के लिए। कभी छोटे भाई को देती हो, कभी बड़े भाई को देती हो। इतना दोस्तों देखो इस बहन ने ना बताया नहीं था, छुपा गई थी इस बात को, लेकिन जैसे होता है ना, हर थोड़े समय में हज़ारों डॉलर्स के हिसाब से अपने भाइयों का सहयोग करती हैं शायद।
ऐसा कुछ था। तो उनके स्पिरिचुअल गाइड ने कहा कि भाई वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेंगे, ये जो तुम्हारे यहाँ से सपोर्ट मिल जाता है ना उनको, जो जब उन्होंने मुंह उठा करके बोल दिया टिकट बुक करा देते हो, है ना, ये जो तुम्हारे को जो मिला है बच्चे, किसी का सपोर्ट करने का मतलब होता है उनकी अगर रोटी सब्जी की उनको प्रॉब्लम आ गई है उसके अंदर आप सपोर्ट करें, ना कि आप दूसरे वाले इंसान को लेविश लाइफ दें। अगर आपके सपोर्ट से कोई लेविश लाइफ जी रहा है, ऐश कर रहा है अपनी जिंदगी के अंदर, तो वो सपोर्ट नहीं है, आप उनको बिगाड़ रहे हो। तो स्पिरिचुअल गाइड ने इनको थोड़ी इस प्रकार से डांट लगाई, मतलब लिटरली डांट लगाई। स्पिरिचुअल गाइड को पहली बार डांटते हुए देखा हमने किसी केस के अंदर। उन्होंने कहा कि तुमने जो पैसा दिया उसने इनको आबाद नहीं किया, तुमने बर्बाद किया, तुम्हारा हिसाब किताब बना, तो इसलिए तुम्हें इनसे अपना पल्ला हाँ, तो फिर उन्होंने बोला कि आपसे मिल जाता है तो वह कुछ, आपसे मिल जाता है तो वो छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करते। फिर उनको बार बार परेशानी आती है तो वो सोचते हैं कि अब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन फिर तुमसे मदद मिल जाती है और फिर वो छोड़ देते हैं। तो स्पिरिचुअल गाइड ने अंत में इनको कहा कि यू आर इन एन इमोशनल ट्रैप, तुम एक इमोशनल ट्रैप के अंदर हो, जिसके अंदर देखो जिसको मांगना है वो तो कुछ ना कुछ बात बोलेगा ही, लेकिन तुम इस इमोशनल ट्रैप के अंदर हो। उनसे ज़्यादा तुम्हारे को ये होता है कि चल मैं भाई की हेल्प कर दूं, चल मैं माँ की हेल्प कर दूं। स्पिरिचुअल गाइड ने ये गाइड किया कि तुम्हें अपने पैर पीछे खींचने होंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम सुखी हो जाओ तो बात करना बंद करो, कम बात करो। वो किससे तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, कौन सी बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं तुम पैसा देना बंद करोगे तो वो बातें बनाएंगे, उनको बनाने दो। तुम सपोर्ट के लिए आगे नहीं खड़े हो। इनके अपने जो भाई हैं वो भी कोई 50 साल का, कोई 48 साल का, बड़ी बड़ी उम्रों के हो गए। कह रहे वो छोटे बच्चे नहीं हैं, वो अपने आप को खुद पाल लेंगे। आपको अपने दुख से निजात चाहिए तो दुख से निजात करने का यही बार बार बोल रहे हैं दोस्तों हम इस बात को, कि स्पिरिचुअल गाइड ने बहुत स्ट्रांगली बोला कि तुम अपने कदम पीछे हटाओ, अपने परिवार के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, जितना करना था कर लिया, अब और करोगी तो फिर तुम्हारी गलती है। इस इमोशनल ट्रैप से तुम्हारे को बाहर निकलना है। वो लोग अपने बहुत, उन्होंने अपना घर भर लिया है। अच्छा दोस्तों, कुछ ऐसा भी है कि इनके यहाँ से वो बहुत, जैसे माँ है कभी किसी रीज़न से कभी किसी रीज़न से, तो पैसा भरती रहती हैं, अपने वहाँ पे इकट्ठा करती रहती हैं अपने बेटों के लिए, छोटे बेटे के लिए विशेषकर। ये बड़ा बेटा फॉरेन में है, छोटा बेटा तो इंडिया में भी कुछ काम नहीं करता, यहीं से ही पलता है वो, यहीं से। तो मना कर दिया गया इनको कि आपको नहीं करना है, आप करना बंद कर दोगे तो अपने आप इन लोगों से छूट जाओगे। उनको रियलाइज़ हो जाएगा कि अब हम नहीं खींच पाएंगे तो अपने आप पीछा छोड़ देंगे। अभी जो वो इतनी बातें बनाते हैं, तुम्हारे को मैनिपुलेट करते हैं, कभी तुमसे मदद मांगते हैं, फिर तुम्हारे को ही हर्ट करते हैं, ये सारा मैनिपुलेशन इसीलिए चल रहा है क्योंकि उनको तुमसे पैसा खींचना होता है। जब उनको रियलाइज़ हो जाएगा कि नहीं मिलेगा तो तुम्हारा पीछा अपने आप छोड़ देंगे। दोस्तों, ये था आज का पास्ट लाइफ रिग्रेशन का केस। हम आशा करते हैं कि इसमें जो जानकारी हमने शेयर करी, जो केस आपके साथ साझा किया, इससे आपको कुछ शिक्षा मिली होगी, केस आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो में कमेंट करके हमारे को बताएं कि इस केस के अंदर आपको क्या अच्छा लगा। और मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।